गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे थे। 11th क्लास 1 मई 2020। यस सर, गुड मॉर्निंग बेटा। सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोगों ने आज शुरू करना था बेटा अपनी 6th टर्म से, और हमारी 6th टर्म का नाम है क्रेडिटर। सर आपने हमें लास्ट क्लास में डेटर्स के बारे में बताया था, आज आप हमें क्रेडिटर्स के बारे में बताएंगे। हाँ बेटा, आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को और आप मेरी मूवमेंट को देखना पेन की, ठीक है बेटे। ये है रामलाल, ये है रामलाल। रामलाल का एक बिजनेस है साहब। सर किस चीज का बिजनेस है बेटा? मान लो रामलाल का मोबाइल का बिजनेस है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ये है एक पर्सन बेटे रामलाल। रामलाल का एक बिजनेस है मोबाइल का, और रामलाल ना बेटे सैमसंग कंपनी के मोबाइल अपनी दुकान पे रखता है, ठीक है सर। बेटे सैमसंग कंपनी रामलाल को उधार पे यानी क्रेडिट पर मोबाइल सप्लाई करती है। सैमसंग कंपनी रामलाल को उधार पर मोबाइल सप्लाई करती है, ठीक है सर। बेटे आप अगर देख पाए तो देखो, यहाँ पर मैंने बनाया भी है, ये मोबाइल आ रहा है रामलाल तक। ये देखो, ये मोबाइल आ रहे हैं रामलाल तक। हाँ सर, रामलाल के पास आ रहे हैं मोबाइल, ठीक है ना। सैमसंग कंपनी रामलाल को मोबाइल क्रेडिट पर दे रही है बेटा। ये देखो, ये क्रेडिट पे दे रही है, मैंने यहाँ लिखा है क्रेडिट पे सप्लाई करती। और बेटे वो रामलाल को ये कहते हैं, रामलाल को ये कहते हैं, देखो एरो यहाँ बना है, देखो एरो यहाँ बना है। वो रामलाल को ये कहते हैं कि रामलाल सैमसंग कंपनी को पेमेंट जो करेगा ना बेटे, वो 1 महीने के बाद कर दे। आज उसको मोबाइल मिल गए, लेकिन पेमेंट रामलाल 1 महीने तक कर दे। यानी सर रामलाल को 1 महीने का उधार मिल गया। हाँ बेटे, रामलाल को यहाँ पर 1 महीने का उधार मिल रहा है। देखो आफ्टर 1 मंथ लिखा है, कंपनी ने 1 महीने का क्रेडिट रामलाल को दे दिया। अच्छा सर, आपकी बात यहाँ पे समझ आई। तो बेटे जब तक रामलाल सैमसंग कंपनी के पैसे वापस नहीं करेगा ना, तो रामलाल सैमसंग कंपनी को बोलेगा क्रेडिटर। ओके सर, तो यहाँ पे सैमसंग कंपनी रामलाल के लिए क्रेडिटर हो गई सर। हाँ बेटे, सैमसंग कंपनी रामलाल के लिए क्रेडिटर हो गई, क्योंकि रामलाल को उसको पैसा पे करना है। देखो हमने क्या लिखा, क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म फ्रॉम whom, जहां से गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जहां से आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, और पेमेंट आपने अभी तक नहीं दी है। आप पेमेंट उसको बाद में करोगे, आप उसको पेमेंट फ्यूचर में करोगे। तो जब तक रामलाल सैमसंग कंपनी को पेमेंट नहीं कर देता, सैमसंग कंपनी रामलाल के लिए क्या कहलाती है बेटा? सर रामलाल के लिए कहलाती है क्रेडिटर। हाँ बेटा, रामलाल के लिए वो कहलाती है क्रेडिटर, ठीक है सर। तो सर आज हमने अपनी 6th टर्म को सीख लिया। हाँ बेटा, हम आगे चलेंगे। बेटे इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे। 7th टर्म, एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर, हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे, यहाँ पर टाइम लगाएंगे। बेटे आप पहले इस बात को समझो, एक्सपेंडिचर के अंदर 2 तरह के एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे, वो अभी हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। पहले आप इसकी एक बार लाइन को समझो, डेफिनेशन को समझो। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट आपने जो पैसा खर्च किया, या अभी पैसा खर्च नहीं किया, या आपने या तो पैसा खर्च कर दिया, या और बेटे इसके साथ क्या लिख दिया गया, और लाइबिलिटी इनकर्ड, या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी बन गई है। किस बात के लिए लाइबिलिटी बन गई है? आपने क्या किया है? फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, आपने कोई एसेट्स एक्वायर करी है।
आपने कोई एसेट्स एक्वायर करी है, या बेटे आपने कोई गुड्स या सर्विसेज किसी से लिए हैं। या तो आपने एसेट्स को खरीदते वक्त, गुड्स को खरीदते वक्त, सर्विसेज को लेते वक्त पैसा दे दिया है, अमाउंट स्पेंड कर दिया है, या आपने वो चीजें अभी ले ली हैं, एसेट्स एक्वायर कर ली है, गुड्स एक्वायर कर ली हैं, सर्विसेज को ले लिया है, लेकिन अभी आपने पैसा नहीं दिया है, इसलिए यहां पर वर्ड लाइबिलिटी भी आया है। ओके सर। तो बेटा फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट, आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है। परचेज ऑफ लैंड आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। बेटे एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है सर। बेटे जो ये एक्सपेंडिचर है, पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। सर आप ये हमें एक बार थोड़ा अच्छे से बताएंगे? बेटे मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा, बहुत चर्चा करूंगा कि मैं आपको इसको अच्छे से बताऊं। ठीक है सर। बेटे हम पहले बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। बेटा देखो, पहली बात, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हो, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा, जिसका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज परचेज करा बस वो सब इसी साल काम आएगा, आगे काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जैसे कि आपने लैंड परचेज करी बेटे, तो ऐसा थोड़ी है लैंड सिर्फ 2-4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल जो है आपके काम आएगी। लैंड तो का बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। ठीक है सर। बेटे आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो ऐसा थोड़ी है जो प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज करी है वो 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने में खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, जितनी उसकी लाइफ है उतना तो वो आपको यूज करेगी, उतना तो आप उसको यूज करेंगे साहब। हाँ सर, बिल्कुल यूज करेंगे। मान लो बेटे इसकी लाइफ है 10 साल, तो आगे आने वाले 10 साल तक आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। हाँ सर। तो बेटा जिसका बेनिफिट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है सर। बेटा एक और चीज होती है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, कि अगर अभी आप कोई अमाउंट स्पेंड करें बेटे अपनी एग्जिस्टिंग एसेट पर, एग्जिस्टिंग एसेट पर, और उस अमाउंट के स्पेंड करने के बाद, उस अमाउंट के खर्चा करने के बाद आपकी एसेट्स की, बेटे आपकी एसेट्स की लाइफ इंक्रीज हो जाए। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा होगा ना, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप बेटे अभी कोई अमाउंट स्पेंड करें अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर, जो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स चल रही हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर अमाउंट खर्च कर रहे हैं, और बेटा उसकी वजह से आपकी एसेट की, बेटे एसेट की लाइफ इंक्रीज हो जाए, तो बेटे उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर आप इसका एग्जांपल देंगे? हाँ बेटे मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बेटे हम सब लोगों के घर में गर्मियों के अंदर यूज होने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है एसी। बेटे एसी का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है कंप्रेशर। हाँ सर। मान लो बेटे अभी आपके पास, आपके बिजनेस में 5 एसी हैं, 2 एसी हैं, 3 एसी हैं, कुछ भी मान लो।
अगर आप बेटे अपने इन एसी का जो एग्जिस्टिंग एसी है बेटे उनका कंप्रेशर ही चेंज कर दें, बेटे आप उनका कंप्रेशर ही चेंज कर दें जो उसका मेन पार्ट है जिसकी वजह से एसी चलता है। बेटे मान लो आपने नया ही कंप्रेशर इंस्टॉल्ड कर दिया तो जो आपका एसी काम कर रहा था बेटे उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई, क्योंकि एसी का मेन पार्ट कंप्रेशर होता है। तो आपके एसेट की जैसे ही लाइफ इंक्रीज हो गई आपके उसके पार्ट को चेंज करने की वजह से बेटे वो आपके लिए कौन सा खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब आपको उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। ठीक है सर। बेटे मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपके बिजनेस के पास एक कार है। बेटे कार का मेन पार्ट होता है इंजन, जिससे उसकी लाइफ का पता लगता है। मान लेते हैं आपकी कार को चलते हुए 8 साल हो गए हैं, 8 साल व्यतीत हो गए हैं आपकी कार के। बेटे अगर आप इस कार के इंजन को ही चेंज कर दें, ओवरहॉलिंग कहते हैं उसको, ओवरहॉल द इंजन। बेटे अगर आप इस कार के इंजन को ही चेंज कर दें, मतलब आप पुराने वाला इंजन हटा के आप न्यू इंजन वहां लगा दें, बेटे आप वहां पे नया इंजन लगा दें, तो जैसे आप नया इंजन लगाएंगे बेटे आपके कार की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेन पार्ट तो इंजन है। सर कार के टायर चेंज करने से लाइफ बढ़ सकती है? नहीं बेटा, लाइफ मेंटेन हो सकती है, लेकिन कार के टायर चेंज करने से उसकी लाइफ नहीं बढ़ती बेटे। हम टायर चेंज करते हैं उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इंजन चेंज करने से कार का मेन पार्ट, इंजन को ओवरहॉल कराने से, ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन करने से, कार के अंदर नया इंजन लगाने से कार की लाइफ बढ़ जाएगी। तो बेटे नया इंजन लगते ही जब कार की लाइफ इंक्रीज हो गई, जिसका बेनिफिट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेंगे, उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। तो सर आप हमें इसके बारे में कुछ लिखवा देंगे? बेटा मैंने यहां देखो साफ साफ लिखा है, आप उसको पढ़ो। इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, एक्वायरिंग बेटे आप नई एसेट एक्वायर कर रहे हैं, और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स है ना बेटे, आप उसकी लाइफ को इंक्रीज करवा देते हैं, आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज करवा देते हैं, तो वो आपके लिए कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपने बेटे पुरानी मशीनरी को हटा के नई मशीनरी इंस्टॉल कर दी, जैसे एसी में कंप्रेशर, कार में इंजन, वो आपके लिए क्या बन गया सर? वो हमारे लिए बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, आप इनको साथ साथ एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। ठीक है सर। बेटे अब आता है हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर आप हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताएंगे? बेटे बहुत आसान सी बात बताऊंगा। ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको साथ की साथ मिल जाए, आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में उसका बेनिफिट मिल जाए। आपने कोई पैसा खर्च करा, उसका बेनिफिट साथ साथ मिल जाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट ना मिले, आपको साथ साथ मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात को समझेंगे। आपके बिजनेस में बेटे, आपके बिजनेस में 2 एम्प्लॉयज हैं। आपने उनसे अप्रैल में वर्क करवाया, आपने उनसे अप्रैल में वर्क करवाया, तो सर हमने जो उनसे वर्क लिया वो अप्रैल में लिया। तो बेटे आपने जब उनसे अप्रैल में वर्क करवाया और आपने उनको अप्रैल की सैलरी पे कर दी, तो आप देखो, आपने बेटे बेनिफिट जब लिया उसी वक्त आपने उस बेनिफिट के लिए अमाउंट पे कर दिया। ये आपके लिए क्या कहलाता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटे आपने अपनी बिजनेस प्रेमिसेस को रेंट पे लिया हुआ है, बेटे आपने अपनी शॉप को, अपने गोडाउन को, बिजनेस प्रेमिसेस को बेटे रेंट पे लिया है।
रेंट पर लिया है आपने। तो बेटे मान लो आपने उसको मार्च में यूज करा, तो बेटे आपने लैंडलॉर्ड को मार्च के लिए रेंट दे दिया। बेटे आपने उसको अप्रैल में यूज करा, तो आपने अपने लैंडलॉर्ड को अप्रैल के लिए रेंट दे दिया। बेटे मान लो आपने उसको मई में यूज करा, तो आपने उसको अपने मई के लिए रेंट दे दिया। यानी बेटे आप जैसे जैसे यूज करते जा रहे हो वैसे वैसे आप रेंट देते जा रहे हो। आप जैसे जैसे यूज करते जा रहे हो आप रेंट देते जा रहे हो। सर मतलब बेनिफिट सेम अकाउंटिंग ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ बेटे, जब बेनिफिट सेम अकाउंटिंग ईयर में आपको मिल जाए तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखो बेटे हमने क्या लिखा है, हमने आपके लिए एक आसानी सी डेफिनेशन लिख दी है। इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होता है incurred ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बेटे अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल। हमारा अकाउंटिंग पीरियड या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। बेटे आपने जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए पैसा दिया है आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में उससे मिलने वाला बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको उससे मिलने वाला बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है, आपको उसका बेनिफिट सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। उसको कहा जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है सर, हमें ये वाली बात समझ में आ गई है। बेटे आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, आप मेरी बातों को एक बार दो बार तीन बार दोबारा दोबारा सुने, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है सर। बेटे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इनकम। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से बता देंगे। बेटे इनकम का मतलब होता है आपने जो कमाया उसमें से माइनस कर दिया आपका जितना खर्चा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने बेटे गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स का बेचना 70,000। सर एसपी का क्या मतलब है? बेटे ये तो आपकी बचपन की बातें हैं, सेलिंग प्राइस। सर यहाँ पर सीपी का क्या मतलब है? बच्चों इसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। तो सर जब हम लोग अपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी 70,000 माइनस 50,000, तो हमारी इनकम निकल जाएगी। हाँ बेटा, आपके लिए इनकम आ जाएगी। ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए। तो सर आप हमें अब इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे कि इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। बेटे मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप इनकम को समझे। आपने जो गुड्स बेचे उसमें से जो गुड्स बेचे गए उसकी कॉस्टिंग को अगर माइनस कर दिया जाए तो उसको इनकम कहा जाता है। ठीक है सर। बेटे अब आप प्रॉफिट की बात करें। आप मेरी बात को अब ध्यान से सुने, बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटे ये आपका बिजनेस है। बेटे ये आपका बिजनेस है। ठीक है सर। बेटे बिजनेस का एक अपना अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसको मैं अभी आपको पहले भी बोल कर आया था, जिसको हम जनरली 1 साल लेते हैं। हाँ सर, आप हमें बताकर आए थे जिसको आप जनरली 1 साल लेते हैं। बेटे अकाउंटिंग पीरियड 1 साल के लिए होता है। हाँ सर, ये आप अभी बता कर आए। बेटे मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है जो 1 साल के लिए होता है ना बेटे, या तो वो बेटा 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, देखो बेटे 12 महीने का गैप आ गया ना, 1 साल। या बेटा वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, देखो बच्चों यहां भी 12 महीने का गैप आ गया। सर क्या हम इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं? हाँ बेटे मैं वही कहता हूं, इसको आप फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं।
और सर क्या हम इसको कैलेंडर ईयर भी कहते हैं? हाँ बेटा, हम इसको कैलेंडर ईयर भी कहते हैं। ठीक है सर। तो सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो या 1 अप्रैल से 31 मार्च हो, बेटे ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या चल रहा है, लेकिन वो 1 साल का होता है। बेटे आपके बिजनेस में कमाया गया टोटल रिवेन्यू, सर ये टोटल रिवेन्यू क्या होता है? बेटे मैं अभी इसकी चर्चा आपसे करता हूं कि ये टोटल रिवेन्यू क्या है। सर अगर हम इस टोटल रिवेन्यू में से हमारे बिजनेस में होने वाले सारे खर्चे, टोटल एक्सपेंसेस जितने हमारे बिजनेस में खर्चे हुए हैं, जितनी कॉस्ट हमारी हुई है, अगर हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दें तो यहाँ जो रेजिडुअल वैल्यू बचती है ना बेटा, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको प्रॉफिट कहा जाता है। बेटे प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट, लेकिन मैं इसकी चर्चा अभी आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की चर्चा समय आने पर आपके साथ करूंगा बेटे। अभी तो हम पहले टोटल रिवेन्यू की बात समझ लेते हैं, बस आप ये समझे। मान लो बेटा आपने इस साल में 10,000 यूनिट सोल्ड करी, आपने 10,000 यूनिट सोल्ड करी। बेटे एक यूनिट 500 रुपए की है, तो बेटे 10,000 यूनिट सोल्ड करी, एक यूनिट 500 रुपए की है, यानी सर आपने ये करा कि आपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस के साथ। हाँ बेटा, मैंने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस के साथ। तो सर आप जब भी कभी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे? हम उसको बोलेंगे टोटल रिवेन्यू। आप समझो, एक 500 रुपए की यूनिट है, आपने 10,000 यूनिट बेची, तो आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया? सर हमने 50 लाख रुपए कमाए। बेटे ये 50 लाख रुपए कमाए नहीं, ये 50 लाख रुपए तुम्हारा रिवेन्यू हुआ जो तुम्हारे को मिला सेल करने पर। उसमें से तुमने अपनी सारी कॉस्ट, सारे खर्चे माइनस करे। बेटे पूरे साल बिजनेस करने से आपको 35 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ा, जिसमें गुड्स की कॉस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है सर। तो बेटा ये आपने 50 लाख रुपए सेल करी, 35 लाख रुपए का खर्चा हो गया आपका टोटल। यहां पे वर्ड टोटल लिखा है, आप इस बात को समझेंगे। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस किया, तो बिजनेस के एक साल का मुनाफा कितना आया आपके पास? सर 15 लाख रुपए आया। तो बेटे बिजनेस के टोटल रिवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, उसको कहा जाता है बिजनेस का मुनाफा, यानी उसको कहा जाता है बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। नेक्स्ट वन। बेटे नेक्स्ट वर्ड लिखा है गेन। अरे सर प्रॉफिट और गेन, हमारी तो अंग्रेजी वाली मैडम तो एक ही बात बताती हैं सर, प्रॉफिट और गेन। बेटे अंग्रेजी के अंदर दोनों का मतलब सेम हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स में दोनों का मतलब सेम नहीं है, आप इस बात को समझे। ठीक है सर, मैं इस बात को समझता हूँ। बेटे ये है रामलाल, रामलाल का बिजनेस है रेस्टोरेंट का, रामलाल का बिजनेस है रेस्टोरेंट का। सर आप इसको बड़ा बड़ा लिख दे। बेटे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आप परेशान ना हो। रामलाल का बिजनेस है रेस्टोरेंट का। बेटे लोगों को नई नई डिशेस खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, सुबह शाम उनकी सेवा करना, रामलाल के रेस्टोरेंट में ये उसका बिजनेस है। लेकिन मान लो रामलाल के रेस्टोरेंट में एक फ्रिज जो है वो पुराना हो गया, रामलाल उसको बेचना चाहता है। ठीक है सर। बेटे मान लो रामलाल ने ये सोचा कि वो जो फ्रिज है मैं उसको 5,000 रुपए की बुक वैल्यू पे अभी वो मेरे पास है, मतलब मुझे लगता है कि वो 5,000 का अब रह गया है, मैं उसको बेच देता हूँ। बेटे सेकंड हैंड है, वो पुराना है। रामलाल को लगा मैं उसको 5,000 में बेच दूंगा, यानी रामलाल ने उसकी बुक वैल्यू 5,000 रुपए ज्ञात करी। रामलाल ने उसकी वैल्यू 5,000 रुपए रखी कि मेरे अकॉर्डिंग 5,000 रुपए में बिक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो बेटे मार्केट में ऐसा एक करिश्मा हुआ, रामलाल जब उसको मार्केट में बेचने गया तो उसकी सेल वैल्यू रामलाल को 7,000 मिल गई।
ओहो सर, 5,000 रुपये सोच रहा था, 7,000 मिल गया, यानी ये 2,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गया। बेटे ये जो 2,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? बेटा वो उसके लिए कहलाएगा गेन। आप समझो, रामलाल का मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी, रामलाल के रेस्टोरेंट की प्रिंसिपल एक्टिविटी लोगों को खाना खिलाना है, फ्रिज बेचना नहीं है। बेटे फ्रिज तो उसके वहां पे खराब हो गया था, सेकेंड हैंड था, तो हमने अगर फ्रिज बेच दिया तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है साहब, वो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। वो रेगुलर नेचर की आइटम नहीं है हमारे लिए, वो इरेगुलर नेचर की आइटम है। यानी सर मान लो अगर मेरा जो काम है, मेरा काम है स्टेशनरी की शॉप का। बेटा हाँ, मैंने आपका बुक्स बेचना आपका बिजनेस है, स्टेशनरी बेचना आपका बिजनेस है। मान लो आपके स्टेशनरी की शॉप पे, बुक्स की शॉप पर एक फैन था जो आपको गर्मियों में हवा देता था। मान लो फैन पुराना हो गया, आपने कहा मैं इसको कबाड़ी को 300 रुपए का बेच दूंगा। आपने अपने मन में उसका आंकलन किया कि सर मैं इसको 300 रुपए का बेच दूंगा, मेरे लिए ठीक है। मान लो साहब एक कबाड़ी स्क्रैप लेने वाला आपके पास आया, उसने कहा ठीक है बाबूजी मैं इसको 500 रुपए में ले जाऊंगा। अब आप सोचो, आपका क्या वो मेन काम है पंखे बेचना? नहीं सर, हमारा मेन काम तो स्टेशनरी बेचना है, बुक्स बेचना है। तो बेटे वो तो आपके लिए इरेगुलर नेचर की आइटम है। तो अगर इरेगुलर नेचर की आइटम है और अगर उस पे बेचने से आपको कुछ फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको अकाउंट्स में क्या कहा जाता है? उसको अकाउंट्स में कहा जाता है गेन। ओके सर, उसको कहा जाता है गेन। और सर जो मेरा बिजनेस है, जब मैं उस बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करके पैसा कमाता हूं, उसको कहा जाता है प्रॉफिट। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया लॉस। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बच्चे सब जानते हैं। लॉस इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू। हमने कमाया 90,000, हमारा खर्चा था 1,20,000, मेरी जेब में आया 90,000, और साहब जो मैंने गुड्स बेचे उसको बेचने के लिए, उसको बनाने के लिए 1,20,000 रुपए खर्चा हो चुका था। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1,20,000 के गुड्स हमने 90,000 के बेच दिए। हाँ बेटा, उसको कहा जाता है लॉस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, या मैं कह सकता हूं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसको लॉस कहा जाता है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। आगे चलो बेटे। बेटे अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट तो आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग ये समझते हैं कि सेलिंग प्राइस के अंदर अगर सेलर कोई रिडक्शन कर देता है, कोई कमी कर देता है, तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है। हाँ बेटा, मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि अगर सेलिंग प्राइस के अंदर कोई सेलर आपको डिस्काउंट कर देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट कहते हैं, अगर वो प्राइस को कम कर देता है। हाँ सर, आप तो यही कह रहे थे। बेटे अब मैं ना आपको डिस्काउंट के बारे में कुछ दो चार नई बातें बताऊंगा। ठीक है सर, आप बताइए। बेटे आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, है ना? मैं ये एग्जाम्पल हटा रहा हूं आपको दोबारा से समझाने के लिए। बेटे पहले तो आप ये समझो, पहले तो मेरे बच्चे ये समझेंगे कि डिस्काउंट का डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे। बेटा देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, इट इज रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। सर मतलब मान लो अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए का है और हमें दुकानदार कहता है कि बच्चों तुम्हारे लिए डिस्काउंट 20 रुपए का, ये कम कर दिया, यानी सर अब सेलिंग प्राइस रह गया मात्र 80 रुपए का। तो बेटा ये जो 20 रुपए कम किए गए इसको डिस्काउंट कहा जाता है। हाँ सर। तो बेटे अब आप एक बात ये भी समझो कि डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट।
ठीक है सर। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। बेटे ट्रेड डिस्काउंट आपको हमेशा और हमेशा मिलता है बल्क या लार्जर क्वांटिटी परचेज करने पर। आप इसको ऐसे समझें, ये रामलाल का बिजनेस है, ये रामलाल साहब है। बेटे ये रामलाल का रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट के अंदर प्याज आना स्वाभाविक है। आज रामलाल साहब सुबह सुबह परचेजिंग करने गए प्याज की। उन्होंने कहा भैया प्याज कितने रुपए किलो? रामलाल को कहा गया 40 रुपए 1 किलोग्राम। 40 रुपए किलो प्याज की बात की गई। रामलाल साहब कहते हैं कि भैया आप 1 किलो 40 रुपए की दे रहे हो, मान लो अगर मैं ज्यादा लेता हूं तो कितने की लगा लोगे? सही सही लगाओ प्राइस। तो बेटे सब्जी वाला कहता है कि ठीक है मैं प्राइस को सही सही लगाऊंगा, आप ये बताओ आपको लेनी कितनी है? आपको प्याज लेनी कितनी है? मैं प्राइस सही सही लगा लूंगा, आप बताओ आपको लेनी कितनी है? तो बेटे वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहोगे हम उस क्वांटिटी के आधार पर आपको बताएंगे कि हम आपका प्राइस कितना कम कर रहे हैं। सर मान लो रामलाल साहब ने कहा कि मैं आपसे 50 किलो प्याज खरीदूंगा, 50 किलोग्राम ओनियन। तो सर देखो जहां वो 1 किलोग्राम के 40 रुपए ले रहा था, जब दुकानदार को सब्जी वाले को बेटे 50 किलो प्याज का ऑर्डर मिला, और वो एक ही टाइम पे रामलाल ले जाएगा 50 किलो। हो सकता है उसके पास हो ही 50 किलो, वो खुश होकर अपने घर चला जाएगा जल्दी से सामान बेचकर। तो सर हो सकता है जैसे ही बल्क या लार्जर क्वांटिटी की बात हुई, उसने कहा रामलाल को कि बाबूजी मैं आपको 30 रुपए किलोग्राम के हिसाब से प्याज बेच दूंगा। तो आप इस बात को स्वाभाविक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आजमाएं कि बेटे जब आप किसी से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं, लार्जर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो आपके प्राइस को कम कर दिया जाता है। और बेटे बल्क क्वांटिटी, बल्क ऑर्डर या लार्ज ऑर्डर के अंदर जो प्राइस कम होता है, जैसे यहाँ ये जो प्राइस कम किया गया, तो बेटे उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, जो हम अपने बिजनेस में नॉर्मली देते हैं। ओके सर, अब बात हमें समझ में आ गई कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। बेटे ऐसे ही ना कैश डिस्काउंट का भी एक अपना स्वभाव है, एक अपना वैल्यू है। कैश डिस्काउंट कब दिए जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो। मान लो रामलाल साहब के बिजनेस में उनके कस्टमर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट अलाउड किया जाता है। मतलब आज सामान खरीदो, 2 महीने बाद पैसे वापस कर दो। मतलब आज आप सामान ले लो, 2 महीने के बाद पैसे वापस कर दो। रामलाल से कोई आज उसके बिजनेस में जाके गुड्स खरीदेगा, राम 2 महीने के बाद उससे पैसे लेने आएगा। मान लो साहब ये है मोहनलाल, ये है मोहनलाल। बेटे मोहनलाल रामलाल से डीलिंग कर रहा है, मोहनलाल ने गुड्स परचेज करे, मोहनलाल ने गुड्स परचेज करे 50,000 रुपए के। बेटे रामलाल के बिजनेस के अकॉर्डिंग, रामलाल की नीतियों के अकॉर्डिंग, रामलाल के अपने बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके कस्टमर्स को 2 महीने का क्रेडिट अलाउड किया जाता है। मतलब मोहनलाल अगर 2 महीने बाद पैसे देगा तो रामलाल को कोई उसमें विपत्ता नहीं।
रामलाल उसके अंदर कोई विपत्ति नहीं लेकर आएगा। वो कहेगा हाँ साहब, आप मेरे को 2 महीने बाद पैसे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे बिजनेस का रूल यही है कि मैं आज सामान बेचता हूँ, 2 महीने बाद अपने कस्टमर से पैसा लेता हूँ। मोहनलाल कहता है कि रामलाल, मैं अगर इसके विपरीत चलूं और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ये पैसा आज ही देना चाहता हूं, मैं 2 महीने का वेट नहीं करूंगा, मैं आपको आज ही देना चाहता हूं, मतलब अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब मैं उसको आज ही ये पैसा देना चाहता हूं। अच्छा सर, मतलब रामलाल भी खुश हो गया कि 2 महीने के बाद आने वाला पैसा मुझे अभी मिल रहा है, मुझे 2 महीने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। 2 महीने बाद क्या पता मोहनलाल पैसा दे या ना दे, दिक्कत हो सकती है। हाँ सर, हो सकती है। बेटे, अगर किसी को आज पैसा मिलेगा तो वो तो खुशी होगा, वो क्यों मना करेगा? रामलाल तो खुश हो गया। रामलाल ने कहा हाँ हाँ, दे दो दे दो दे दो। तो मोहनलाल कहता है कि भैया मैं आपको अभी दे तो दूं, मेरे को क्या फायदा मिलेगा? तो रामलाल सोचता है, रामलाल कहता है मोहनलाल को, एक काम करो, आपको 50,000 रुपए देने थे ना, आप इसमें से 2,000 रुपए कम कर दो, आप मेरे को अभी 48,000 रुपीज दे दो। रामलाल का फायदा, उसका रिस्क खत्म हो गया, उसको 2 महीने का रिस्क जो मार्केट में था वो अभी पैसा मिल गया। मोहनलाल का फायदा, उसको डिस्काउंट मिल गया 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा, यानी रामलाल 48,000 से खुश हो गया। इसको कहा जाता है बेटा कैश डिस्काउंट, कि अगर आप किसी को अभी कैश पे कर दो, आप उससे उधार अगर कोई देता हो, आप उसको बोलो ठीक है भैया, आपका तो नॉर्मल बिजनेस डीलिंग है उधार देने की, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको अभी सारा कैश देता हूं, बताओ और कितना डिस्काउंट दोगे? बेटा उसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है सर। तो बेटे मुझे लगता है आज तक जो मैंने अभी तक आपको ये सारी ट्रांजेक्शन, सारी टर्म्स जो बताई हैं आपको क्लियर होंगी। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारी 3-4 टर्म्स और रह गई हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, बेटे उस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैं आपको उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट भेज दी थी, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है, अब मैं इसकी वर्कशीट आपको भेजूंगा। आप बिल्कुल सेम टू सेम इसको अपने रजिस्टर पर नोट करते रहिए और बेटे दोनों चैप्टर को लर्न करते रहिए। ठीक है? थैंक यू बेटा, धन्यवाद।